चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। ये सिर्फ जो हो हल्ला दिखाई दे रहा है पंजाब, हरियाणा और तमाम राज्यों से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान, ये सिर्फ सियासी है या फिर किसानों के लिए परेशानी इस कानून में है? देखिए, हर चीज को सियासी कह के टालना भी ठीक नहीं। ये तर्क मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि जी षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है, सियासत हो रही है। मैं एक बात ध्यान दिलाता हूं, प्रमोद जी को स्मरण होगा, शायद 89 था सन, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। बाबा टिकैत दिल्ली आए, 5 लाख लोग, अमित पुरी जी सुन लें ध्यान से, 5 लाख लोग, जवाहरलाल से लेके और तब तक की सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 5 लाख किसान दिल्ली आ गया। अमित पुरी जी सुन लीजिए ध्यान से, बोट क्लब पर डेरा डाल दिया, गाय बांध दी, भैंस बांध दी, वही दूध उबल रहा, वही खाना बन रहा, किसी ने रोका नहीं, बैरिकेटिंग नहीं की गई, लाठी गोली पानी धुआं नहीं चला। क्यों? और जो आज ये कहा जाए कि साजिश है, षड्यंत्र है, कांग्रेस का हाथ है, फलाने का हाथ है, सपा का, बसपा का, चाहे जिसका बताओ, मैं तो भाई तराजू बिल्कुल सीधा रखता हूं, और शायद इसलिए भी सीधा रख पाता हूं क्योंकि मुझे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर मुझे भी टिकट चाहने की इच्छा कभी होती हृदय में तो ऐसा नहीं बोलता, ये बोल पाता भी नहीं। अमित पुरी जी को याद दिला दूं, पुरी साहब, बाबा टिकैत के मंच पर उस समय के हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा विपक्ष का बड़ा नेता था जो नहीं गया? वाजपेयी, देवी गौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, कांशीराम, ये लोग गए थे ना। भारत का किसान जब कोई बात कहे तो सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनेंगे भाई? मुजफ्फरनगर में एक बार उन्होंने सिसौली में डेरा डाला था, अमित पुरी जी को ध्यान होना चाहिए। वीर बहादुर चीफ मिनिस्टर थे, वीर बहादुर को सिसौली बुलाया और उनको प्यास लगी तो एक किसान से कहा कि इसे पानी पिला दे। लोटे से पानी ऐसे डाला, सुन लो पुरी साहब इधर देख के, चुल्लू बांध के वीर बहादुर ने पानी पिया, चुल्लू ऐसे करके। ठीक ना? किसान के इस आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। सत्ता को किसान के सामने झुकना चाहिए। क्या समस्या है? इस कोरोना काल में आईटी पाईटी तमाम सेक्टर जब ध्वस्तीभूत हो गए तो हिंदुस्तान की सांस अगर किसी ने चलाए रखी तो किसान था। किसान था। जब आप और हम सब सोशल डिस्टेंसिंग में मशगूल थे, अपने अपने घर की देहरी नहीं लांग रहे थे मारे डर के, तो किसान खेत से लेके मंडी तक घूम रहा था। उस पर हम पानी चलाएंगे? उस पर आंसू गैस चलाएंगे? रास्ते ब्लॉक होंगे? ये दृश्य अच्छे नहीं। कोई सरकार हो, अमरिंदर सिंह करे उनकी भी उतनी निंदा और खट्टर कर रहे हैं उनकी भी उतनी निंदा। ये नहीं चल सकता। और एक बात मैं फिर अतीत से ही स्मरण दिला दूं, पुरी साहब को प्रसंग बहुत याद रहते हैं। किसानों के साथ जब जब बल प्रयोग करने की कोशिशें हुई तो उन कोशिशों के बाद जो भी पहला राजनीतिक शक्ति परीक्षण का अवसर किसान को मिला, यानी चुनाव का, उसके परिणाम हमेशा इस देश में एक से ही रहे। एक से ही रहे। किसान हो, सेना के लोग हों, अध्यापक हो,
चिकित्सा से जुड़े लोग हो, इनका मान रहना चाहिए देश में। ये लोग देश की धुरी हैं। क्या विजय माल्या का अभिनंदन करेंगे हम? नहीं। मुझे कष्ट हुआ। और एक चीज और जान लीजिए, यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अभियान नहीं था कि 2 किलो वजन नहीं उठ रहा है छोरे से। जो रोड ब्लॉक करने वाले पत्थर, पुरी साहब, जो क्रेन लेके आई, आदमी नहीं उठा के ला पाया, क्रेन से आए, उनको हाथ से उठा के नहर में फेंक दिया हिंदुस्तान के किसान ने। क्या उसकी शक्ति का अंदाजा वहां से नहीं होता? कोई बैरिकेडिंग बता दीजिए जो टिकी हो। 100 पत्थर रखे। मैं एक दृश्य देख रहा था किसी बॉर्डर का, 7 लेयर की बैरिकेडिंग थी, 7 लेयर की। वो ध्वस्तीभूत हो गई एक झटके में। नारा लगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और ध्वस्तीभूत हो गई। क्या भारत के किसान की ताकत नहीं है? अरे जो हमारा पेट भर रहा है उसकी बात तो सुन लो। आपने ठीक किया तो उसको समझा दो। मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता कि उस कानून का मतलब क्या है। मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा। अगर कानून अच्छा है तो उनको राजी कर लो, उनसे बयान दिलवा दो कि हाँ भाई सब मान गए, बहुत अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं है, वो कह रहे हैं, तो बदल दो। ना तो प्रजा बाहर की है, न सिंहासन बाहर का है। जो प्रजा सो राजा। और एक बात मुझे याद आती है, फिर मैं प्रमोद जी से एक टिप्पणी के साथ शुरू करूंगा। आज का दिन बहुत खास था। आज हमने, भारत ने संविधान को आत्मार्पित किया था। पुरी साहब, संविधान के आत्मार्पित हो जाने के बाद राजेंद्र बाबू से बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा कि राजेंद्र बाबू, आज से क्या फर्क आ जाएगा अब हिंदुस्तान में? राजेंद्र प्रसाद का उत्तर था, आज से प्रजा राजा हो गई। ये वो दिन था। आज के दिन शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था प्रशासन का। ये आज के दिन पर भी एक ब्लॉट है, नहीं होना चाहिए था। राजेंद्र बाबू यही कह के गए थे ना हमसे कि प्रजा राजा हो गई। दिल्ली सबकी है, सबकी सुनो, सबको समझाओ। लोकशाही का मतलब यही। प्रमोद जी, आज मन बहुत आहत है जब मैंने किसानों के साथ इस ढंग के दृश्य देखे। ऐसा लगा कि जैसे आजादी के तुरंत ही बाद कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से वो कबीलाई घुसे आए थे, तो समझ में आई थी बात। आज ही के दिन मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, बात समझ में आई थी। उनका प्रतिकार होना चाहिए था, पूरी शक्ति से होना चाहिए था, भारत की ताकत दिखनी चाहिए थी। लेकिन ये तो हमारे अन्नदाता थे, इनके साथ जोर आजमाइश क्यों? प्रमोद जी, अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप अभी देख लीजिए, और इसी सरकार का, कि जब सरकार को किसानों से बात करनी होती है, समस्या का समाधान ढूंढना होता है, जब इस बिल लाने की बात थी तो किसानों को दिल्ली बुलाया जा सकता है और बिना अवरोध के बुलाया जा सकता है। बिना अवरोध के वो पहुंचते हैं और अपनी बात रखते हैं, सरकार की बात सुनते हैं। अगर किसान को कहीं प्रॉब्लम है, कहीं गलतफहमी ही हम मान लें कि सरकार सही है और कहीं गलतफहमी किसान को है, अगर वो दिल्ली जाना चाहती है तो उसको जिस ढंग से जो आचरण किया गया, जैसा कि अभी आपने कहा कि 89 में टिकैत ने, वो दृश्य भी मुझे याद है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा भी, और यहाँ की भी प्रतिक्रियाएं, और टिकैत से भी बात करके उसके बाद तक ये चलता रहा। हमने स्टोरी भी पीटीआई में फाइल की थी जी। तो वहां पर 5 लाख किसान पहुंच गया, लाखों किसान पहुंच गए,
लेकिन वहां किसी प्रकार की सरकार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। और ये वही लोग हैं सत्ता में कि जो उस समय टिकैत के साथ खड़े हुए थे, कंधे से कंधा मिला के जी। लेकिन आज ऐसी कौन जरूरत आन पड़ी कि हरियाणा पर या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसानों को रोकने की बात थी। ये बात सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस देश के किसान ने जब भी अगर कहीं कोई टकराव की स्थिति आई और अंगड़ाई ली है तो उसमें सत्ता परिवर्तन उसने की नीयत रही है और वो इस दिशा में माहिर है, इस दिशा में बदलाव की क्षमता और सामर्थ्य भी रखता है सरकार को। लेकिन इसमें एक चीज यहां पर उतना ही ये भी जरूरी है कि अगर किसानों को, किसान यूनियन से जुड़े लोगों को कोई प्रॉब्लम है, उनकी दो ही प्रॉब्लम है जहां तक मैं इस मुद्दे को समझ पाया हूं। एक तो एमआरपी को लेके है कि इसमें एमआरपी जो है अगर वो नहीं होगा तो फिर ये जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, इन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं ये अपनी मनमानी करेंगी, ये उनकी आशंका है और अपनी जगह वाजिब भी है। दूसरी उनकी ये समस्या है कि जो देश का 80% किसान जो है वो छोटा है, जो उन लोगों को मंडी में ही जाके अपनी बेचनी पड़ती है। तो अगर मंडी के बंद होने की आशंका उनको लग रही है, जबकि सरकार का यह कहना है कि ना तो एमआरपी पर कोई समझौता करेगी और ना ही मंडियां बंद होंगी। ये सरकार का तर्क है जी। ठीक। तो सवाल जब ये सरकार तर्क दे रही है तो मुझे तो यही लगता है कि सरकार इन जिन दो चीजों को लेके किसान आंदोलनरत हैं या उनको आशंका है या उनको डर है, तो सरकार किसानों को भरोसे में नहीं ले पाई, ये उसका फेल्योर है। ठीक है। अगर ये कॉन्फिडेंस में ले लेते तो शायद किसान इतना आंदोलित नहीं होता। मैं तो इससे भी सरल उपाय बताता हूं आप तो ऐसी स्थिति में किसानों को भी ये चाहिए। मैं इससे भी सरल उपाय बता देता हूं पूरी साहब की पार्टी के लिए, आपकी मूछ भी रह जाए, किसान की पगड़ी भी रह जाए। किसी को मत बुलाओ, चाय का खर्चा मत करो, एक काम कर दो, एमएसपी को लेकर सरकारी कागज पर आदेश जारी कर दो कि एमएसपी जारी रहेगी हर सूरत में, ये राजाज्ञा कर दो। मैं साथ चलूंगा, बात करूंगा। ये नहीं कि हमने लिख तो दिया फेसबुक पे ना, फेसबुक पे चलती। एक खाली संशोधन इसमें ठीक है गोस्वामी साहब, ठीक है। एक नहीं, इसमें जो प्राइवेट, अमिताभ जी इसमें सुनो भाई एक सेकंड में, प्राइवेट जी। दूसरी चीज आपने कही, हम तो उतनी बात कह रहे हैं जितनी बात हम जीवन में देखते हैं, बाकी बातें हवा हवाई। आपने कहा जी सरकारी खरीद के सेंटर सब जगह खोल दिए। हमने तो देखा सरकारी बस और प्राइवेट बस एक ही डेस्टिनेशन से चले, सरकारी वाले को प्राइवेट वाले ने 100 रुपया दिए, उसने कहा मैं तुमसे 10 मिनट लेट चलूंगा, आगे भर की सारी सवारी उठाते जाओ। क्या हमने देखा नहीं क्या? इसलिए हमको खेलना समझाओ, बाकी बिल्कुल समझाओ। बिल्कुल सही। एमएसपी फेमएसपी का भाई एक रोहित अग्रवाल, मसला यह है जो मैंने जमीन पर जाके समझने की कोशिश की कि किसान आंदोलित क्यों है, तो मुझे बात समझ में एक ये भी आई, ये भी बड़ा पहलू है। मान लीजिए धान है, उदाहरण उत्तर प्रदेश के लेते हैं, तमाम सरलीकृत करने के बाद भी अभी भी बहुत सारे कागज रिक्वायर्ड हैं सरकारी मंडी में खरीद केंद्र पर धान बेचने के लिए। एक अपर लिमिट तय हो गई, इतने बीघा पर इतना ही धान बेच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। इससे ज्यादा एक बोरा है वो अपने सिर पे रख के वापस ले जाओ, ये टेम्पू करो, किराया दो, तो जितने के धान बेचा उतना किराया में चला जाए। ठीक, कागज उतने होते नहीं। बाहर बैठे हैं सेठ कालूमल, वो करे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ट्रक बेचो चाहे 100 ट्रक बेचो, रेट 900 का है। क्या किसान 900 में बेच के चला जाता है? गलत कह रहा हूं रोहित अग्रवाल?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या होना इतनी चाहिए बात आपको किसानों समझ में की आई, मुख्य मांग ये सरकार को पर? क्यों नहीं समझ में आती? जी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। किसान की सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि आप एमएसपी को गारंटी कर दो। अगर एमएसपी के नीचे आप किसी को खरीदते हुए पाओ तो आप उसको जेल भेज दो। इतनी सी मांग है किसान की। इस मांग को आप पूरी तरीके से समझ गए, और ये सरकार में बैठे हुए तानाशाह बने हुए बैठे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारी आपकी थाली सजाता है किसान, और उसको बदले में क्या मिल रहा है? वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले। आप बताइए, आपने एक बात बहुत बढ़िया बात कही कि 89 में किसान दिल्ली जा सकता था, आज दिल्ली के दरवाजे बंद क्यों हो गए किसान के लिए? किसी की बपौती है क्या दिल्ली? क्या राजतंत्र शुरू हो गया है? क्या राजशाही है कि आप दिल्ली नहीं घुसने देंगे किसान को? किसान घाट जाना चाहता है, वो अपने मसीहा चौधरी चरण सिंह को अपना दर्द सुनाना चाहता है, आप क्यों नहीं जाने देंगे साहब? ठीक है रोहित भाई, आएंगे आपके पास। आलोक वर्मा भी जुड़ गए हैं भारतीय किसान यूनियन से। एक बात कह के मैं आलोक के पास चलूंगा। इसी मुद्दे पर हम बहस लेकर एक बार आए थे, पुरी साहब उसमें थे, पता नहीं कोई दूसरा मित्र था भाजपा से, उसमें हरनाम सिंह थे, राकेश टिकैत थे, और लोग आप थे। तो मैंने जब प्रस्ताव रखा तो दोनों किसान, उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेताओं ने कहा था कि अमिताभ जी आपको ब्लैंक चेक दिया, आप इस पर फैसला करा दो, जो आप कह दोगे हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। लेकिन आपने चेहरा ही नहीं रखा इस लायक। आलोक वर्मा, आज जो दृश्य बना उसने मेरे मन को बहुत दुखी किया है। किसान पर पानी चले, धुआं चले, आंसू गैस छोड़ी जाए, लाठी डंडा चले, ये दृश्य अच्छा नहीं। क्या कहेंगे आलोक वर्मा? देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। देखिए ऐसा है कि ये आज स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर विचार करना आपने कई बार इसके लिए, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा R9 टीवी पर जो है आपने सबसे ज्यादा किसानों के लिए बात रखी, और ये बात जो अभी आपने कही, इसके पहले भी आपने ये बात कह दी कि किसानों को भाई बुलाकर समझाकर बता दो और एमएसपी को गारंटीड कानून बना दो। सिर्फ इतना तो किसान मांग रहे हैं। और आज जो किसान सड़कों पर है, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि जो एमएसपी आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, जिसके लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, जवान लगा दिए, वाटर कैनन चला दिए, लाठी डंडे चला दिए, सड़कों पर ईंटें पत्थर रख दिए, बैरिकेडिंग कर दिए, ये सिर्फ आप किस लिए कर रहे हो? कि किसान दिल्ली के अंदर ना आ पाए। और दिल्ली के अंदर किसान क्यों आना चाहता है? वो चाहता है कि एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए। भाई इसको कहने से नहीं, जैसे बीजेपी की आप किसी भी व्यक्ति से आप बात करोगे तो वो यही कहेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उनकी बात जो है अटल है, और कह दिया कि गारंटीड है, ये कानून गारंटीड नहीं कहते हैं, वो कहेंगे एमएसपी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बरकरार रहेगी। भाई हमारी मांग है कि आप जो कह रहे हो उसको लिख दो। ठीक है आलोक बाबू, 70 पैसे की स्याही लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, और इतना ही खर्च करने की जरूरत कंप्यूटर में इतना भी नहीं लगता, वो तो कंप्यूटर में इतना भी नहीं लगता। मैं विवेक साइलस के पास चलूंगा। एक बात और मुझे स्मरण में आ गई, प्रमोद भाई में हम लोगों के अग्रज हैं, बहुत सरकारें और सरकारें कैसी चलती, उनकी सब व्यवस्था क्या होती वो बहुत करीब से जानते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सार्वजनिक स्थलों पर जो घोषणाएं करते हैं, वो घोषणाएं भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल होती हैं कैबिनेट के। वो घोषणाएं कानून तभी बनती हैं जब कैबिनेट अप्रूव करती है और राजाज्ञा निकलती है संबंधित विभाग से। जैसे कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है किसी राज्य के, तो वो गए कहीं, बोले यहां से सड़क बनेगी 4 लेन, बोल दिया, फिर उसका पीडब्ल्यूडी से एक प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा, मंजूर होगा, उसका ऑर्डर राजाज्ञा निकलेगी। तो जो बात सब कह रहे हैं विवेक साइलस, उसी की राजाज्ञा निकल जाए, रार खत्म नहीं जी। क्या समस्या है भाई इसमें? बिल्कुल जी। देखिए अमिताभ जी, किसान को अपनी बात कहने का पूरा हक है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पहली बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज किसान जो है उत्पीड़ित है,
और हम भी उसका समर्थन करते हैं कि एमएसपी पे कड़े से कड़ा कानून आना चाहिए। एमआरपी उसके एमएसपी पे कड़े से कड़ा कानून आना चाहिए जी। कि कोई भी अगर एमएसपी से नीचे बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल या पेनल्टी के साथ सजा होनी चाहिए। हमको जो समझ में आता है, जो प्रतीत होता है कि ये एग्रीकल्चर को, किसानी को प्राइवेट करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक साजिश है। जैसे इन्होंने रेल को प्राइवेट किया, भारत पेट्रोलियम को किया, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, उसी षड्यंत्र के तहत आज इनकी गंदी नजर जो है बड़े बड़े एयरपोर्ट बेचो चाहे जेब में रखो, किसानों की जमीन कोई पे पड़ दिलचस्पी गई नहीं। मेरी चिंता किसान है। एयरपोर्ट में मुझे जाने कितना मैं आपको जी बिल्कुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात करती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लेकर आए हैं। अगर हम यूएस और यूरोप को देखें तो वहां यूएस और यूरोप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो बुरी तरह से फेल हो गई है। आज 84% किसान हैं जो 5 एकड़ से कम जमीन रखते हैं, ठीक है, और ठीक है, 80% किसान हैं जो 2 एकड़ से कम है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अगर 2 एकड़ वाला किसान कुछ पैदावार करता है। एक बार सारे मेहमानों की इस पर टिप्पणी लें, अगले चरण में बताइए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के गुलाबी रैपर में पेच क्या है। वो पेच मैं बताऊंगा, जिसके लिए मैं सहमत नहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई सरकार लाए। हिलाल नकवी साहब। जी अमिताभ भाई। हिंदुस्तान की रवायत, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान का मिजाज इस बात से छिन्न भिन्न होता है, आहत होता है कि किसान पर कहीं कोई सरकार हो, कोई प्रशासन हो, वो लाठी चलाए, डंडा चलाए, पानी छोड़े, आंसू गैस छोड़े। इस बात से मेरा मन व्यथित है। इस देश का पेट जो भर रहा है वो पुलिस के बल प्रयोग का शिकार होगा क्या? अमिताभ भाई, सबसे पहले हम भर्त्सना करना चाहेंगे उन सरकारों की जिन्होंने जिस तरह से हमारे अन्नदाता के ऊपर लाठी चलाई है और जिस तरह से उनके साथ जोर आजमाइश की गई है, वो अपने आप में जितनी भी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। अमिताभ भाई, आपने 1989 का जो प्रसंग याद दिलाया तो बहुत सारी बातें याद आ गई उसके अंदर। हम एक आपके साथ बस सिर्फ शेयर करना चाहेंगे कि जब 1989 में कांग्रेस के इलेक्शन होने का और सारा सब था, उसके अंदर कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी चीजें चल रही थी। जब 5 लाख किसान जो है वो बोट क्लब पे पहुंचा तो हम लोगों में यही बात होती थी कि बाकी सबसे तो निपट लेंगे, ये बोट क्लब पे जो 5 लाख किसान आया ये ठीक नहीं हुआ, इसको नहीं आना चाहिए था। सरकार को एड़ी चोटी लगा देनी चाहिए थी कि किसान की मांगों को पहले ही मांग लिया जाता। बहुत सी मांगे मान भी दी गई, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये हमने आपने दोनों ने देखा है। तो बेशक उसके अंदर बहुत सी यादें याद आ गई, उसके अंदर हमारे कांग्रेस के अंदर किस तरह की चर्चा थी और क्या थी। आज की तारीख में अगर किसान अपनी मांग लेकर के आ रहे हैं, और वो भी वो मांग लेकर के आ रहे हैं जो सरकार कहती है कि मैं आपके लिए करने को तैयार हूं, वो कहता है कि आप करने को तैयार है, हम आपकी उस बात को मानने को तैयार है, केवल उसको एक श्वेत और काले उसमें करके दे दो, ब्लैक एंड व्हाइट में हमको करके दे दो कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य होता था वैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य अब देंगे, और जो कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत ही छोटी सी बात जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम ये करने को तैयार है, वो कहते हैं हम मंडी नहीं खत्म करेंगे, तो लिख के देने में क्या जाता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार बड़ा वैलिड सवाल है और बड़ा सीधा सवाल है। हिलाल भाई, मैं अब अमित पुरी जी के पास चलूंगा। अमिताभ भाई, बात पूरी हो जाने दीजिए। ये 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी उसको लेके चल रही है, वो बात अपने आप में जायज नहीं है। अमिताभ भाई, ये जो कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है, और किसान को अगर कोई ये समझता है कि वो बहला देगा, फुसला देगा, झूठे वादे कर देगा, उससे जो है वो उनको वापस भेज देगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, किसान जितनी मेहनत करता है उस मेहनत के साथ वो अपने पूरा जो है फसल का हक चाहेगा। अमित पुरी जी के पास चलूंगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास। अमित भाई, बाकी सब तो बौद्धिक बातें होगी बड़ी बड़ी, इसको और सरल कर देते ताकि हमारा किसान समझे। आपने कहा कि भैया ये मकान आपका ही है, बिल्कुल, सोमवार को भी कहा, मंगल को भी, बुध को भी, शुक्र को भी, इतवार को भी कि आप ही का मकान है। मैंने आपसे कहा कि पूरी तरह फिर चलो तहसील लिखी दो, बोले ना लिखेंगे नहीं, है आप ही का, तब तो झंझट होगा। जो आप कह रहे हो कि हम हृदय से बोल रहे हैं, हृदय की बात को लिख के दे दो ना कागज पर, क्या समस्या क्या है?
ये कोई जापान के किसान हैं क्या कि पाकिस्तान के हैं? ये तो हिंदुस्तान के ही हैं भाई पुरी साहब। जी अमिताभ जी, अब मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं भी 3-4 शब्द इस संबंध में कह दूं। आपने सही कहा कि आज संविधान दिवस के दिन नई दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली के आसपास एनसीआर के रीजन में जो दृश्य उत्पन्न हुआ और किसानों को जिस तरीके से वाटर कैनन और बाकी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, ये बहुत दुखद है। मैं आपकी बातों के साथ अपने को संबद्ध और आबद्ध करते हुए अब विषय पे आता हूँ। आपने एमएसपी की चर्चा की और कहा कि एमएसपी में लिख करके दे दे, क्या आपत्ति है? ठीक है, मैं उस पर भी नहीं जाता कि प्रधानमंत्री ने संसद की फ्लोर पे कहा, संसद की फ्लोर पे प्रधानमंत्री की कही हुई बात बाई कन्वेंशन एक इस देश की भाषा होती है, इस देश की भावना होती है, मैं उस पर भी नहीं जाता। मैं इस पे भी नहीं जाता कि इन 2 कानून और 1 संशोधन के बाद प्रधानमंत्री के कहने के बाद एमएसपी तुरंत जब यह कहा गया एमएसपी खत्म हो रही है, एमएसपी घोषित कर दी गई, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता, मैं उस पे भी नहीं जाता। मैं तो एक बात पे जाता हूं कि आपने जो कहा कि लिख कर दे दें, केंद्रीय कृषि सचिव के साथ अभी किसानों के प्रतिनिधियों की बात हुई और 3 तारीख को कृषि मंत्री के साथ भी होगी। हम ओपन है, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। लेकिन एक फैक्ट मैं जरूर और बांट लेना चाहता हूं। जब स्वामीनाथन कमीशन बनाने का काम वाजपेयी जी ने किया और लागू करने का काम श्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ, मैं कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। अभी एफएल के ऊपर बात बाकी है, वो भी चर्चा चलेगी, मैं उसके ऊपर भी नहीं जाता। लेकिन जब यह स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया तो स्वर्गीय अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। संसद के अंदर जो फाइनेंस बिल आया वो किसी के घर की खाता बही नहीं थी, देश के संविधान के तहत फाइनेंस बिल आया। उस फाइनेंस बिल के अंदर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। कोई कह सकता है कम किया, कोई कह सकता है ज्यादा किया, लेकिन इतनी बड़ी संवैधानिक गारंटी के साथ संसद में फाइनेंस बिल ला करके जब यह काम किया गया तो इस पे आपत्ति है। कांग्रेस के मित्र कई स्मरण कर रहे थे, एक पंक्ति कहना चाहता हूं। मेरे सामने कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसके सेक्शन 7 एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड फार्मर लेबर में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोट लिखते हुए क्या लिखा, जरा वो कांग्रेस को आईना दिखाना चाहता हूं। Many years ago जवाहरलाल नेहरू said everything can wait but not agriculture। कृषि इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा कह के कांग्रेस ने 2019 में क्या कहा, उसके सब पैरा 11 में कांग्रेस ने कहा कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, एपीएमसी एक्ट को हम रिपील करेंगे। 26 नवंबर 2013 को कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्री 24 अक्टूबर रोड पे 5:13 पे अजय माकन के साथ राहुल गांधी बैठे और कहा हमारा कमिटमेंट है कि हम एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे। इन माई के लालों से पूछो, इस बिल में एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की कोई बात नहीं है और एपीएमसी एक्ट केंद्र सरकार नहीं खत्म कर सकती, स्टेट का सब्जेक्ट है। हमने तो मंडी के अतिरिक्त एक और मार्केट प्रोवाइड करने का काम किया। ठीक है, उस पे किसानों का विरोध होगा, सिर माथे पे हम चर्चा करेंगे, पर चर्चा करेंगे। बाकी सबको हक है, ठीक है, लेकिन इन विपक्ष के लोग जो खड़े कांग्रेस के साथ पसंद है, देश आज उनसे पूछना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक एक मिनट रुको भाई, हम तो बड़ी सरल बात कहते, पुरी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वो बड़ी बड़ी कहां कागज लाते, भाई मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूं नहीं। एक छोटी सी बात याद दिला दूं, लेकिन बात अद्भुत है, अचानक दिमाग में आ गई, भगवती कृपा से। 6 दिसंबर 1992, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 6 दिसंबर 1992 रात के 9 बजे हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, कांग्रेस का नाम मैं नहीं ले रहा, वो भारत का प्रधानमंत्री थे उस वक्त। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए ऑफिशियली। रुक जाओ महाराज, उस भाषण में उन्होंने कहा, चूंकि अयोध्या का पूरा प्रसंग मैंने बहुत रिलीजली कवर किया, पत्रकार सुन लो भाई, सुन लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। नरसिंह राव ने भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, भारत सरकार उसी स्थान पर उसकी तामीर कराएगी। ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, अकबर रोड से नहीं आई थी बात, कराएगी। सुन लो, उसके बाद भगवान का नाम लो, वो पन्ने फाड़ दिया, किसी ने उसको देखा ही नहीं। इसलिए लिखत पढ़त में करो, बोला बाली नहीं, लिखत पढ़त में करो भैया, जो करना है। ब्रेक सर।
दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, लिख लिख के दे दो। प्रमोद भाई, मैंने भारत के एक प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन, उससे पायस कोई चीज नहीं, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, उससे प्रामाणिक कोई चीज नहीं राष्ट्र के नाम संबोधन। वो भारत की व्यवस्था में सर्वोच्च वक्तव्य है भारत की राजसत्ता का। उसको ऑफिशियली कहा गया था एड्रेस टू द नेशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा उस वादे का हमने देखा। तो अब की लिख के देने में क्या समस्या है, सिर्फ इसी बात कर ले, सबकी टिप्पणी ले लेंगे। प्रमोद जी। देखिए, आप अमिताभ जी, बिल्कुल यही बात किसानों की नाराजगी का कारण ही यही है कि आप जो चीज़ आप हमको ये कह रहे हैं कि मंडी नहीं हटेगी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी जो थी वो बनी रहेगी, तो उसको ऑन रिकॉर्ड लाने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही? कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी है उसको उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। आंदोलन इसी वक्त जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ये एक क्षण में खत्म हो जाएगा कि अगर ये सरकार कह दे कि नहीं, इसको हम ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे और उसको हम घोषित करेंगे, हम इसमें लेके। दिक्कत उन किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, किसान ये समझ रहा है कि ये व्यापारी के अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में अभी तो कर देंगे, उसके बाद ये कालाबाजारी करेंगे और ये रेट तय करेंगे, किसानों को मजबूर कर देंगे कि हम जो रेट दे रहे हैं उसमें लीजिए। आलोक वर्मा, ये उनकी आशंका है, डर है जी। आलोक वर्मा, तो अगर ये हो जाए एमएसपी पर केंद्र सरकार की शासकीय घोषणा आ जाए तो मामला फिलहाल शांत हो जाएगा। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं कि एमएसपी जो आप कह रहे हैं, मौखिक कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं, इसको आप लिख के दे दीजिए। अमिताभ जी, मैं 2 मिनट चाहूंगा आपका। ये जो मौखिक की बात है ना, इसका जी देखिए, जो लिखित की बात आ रही है और मौखिक की बात, इसमें कितना अंतर है। आज देख लीजिए कि किसान का धान जो है, पहली बार आप भी देखेंगे पूरी पत्रकारिता के दौर में आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि जब मंडी का रेट 1868 है और बाजार में 900 रुपए में बिक रहा है, आधे से मतलब आधे का अंतर आ रहा है। ये एमएसपी की बात है। ये जो हम कह रहे हैं कि एमएसपी को आप गारंटीड कानून बना दो, लिख के दे दो, अगर ये लिख के दे दें और कानून बना दें तो जिस बात का मैं जिक्र किया हूं, शायद बात दोबारा नहीं निकल के आएगी। ठीक है भाई, रुकना होगा। मैं ठीक, आलोक, समय कम है। सबसे छोटी छोटी टिप्पणी। रोहित अग्रवाल, दक्षिण का एक राज्य में नाम भूल रहा हूं, उनका एक कदम मुझे अच्छा लगा भी। अमितपुरी साहब आप भी सुन लीजिए, क्योंकि जब आपके पास आऊंगा लास्ट में तो ये सवाल मेरी तरफ से जरूर रहेगा। साउथ के एक स्टेट ने फल और सब्जियों पर भी एमएसपी घोषित की है। मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। केवल ज्वार, बाजरा, चना, गेहूं, उड़द, मसूर पर ही क्यों? स्वागत ही हो गया। सब्जी और फल पर क्यों नहीं? जब हम सब लोग कह रहे हैं हॉर्टिकल्चर नहीं, बिल्कुल। तो मैं तो कह रहा सब्जी फल फ्रूट छोड़ो, मैं तो कह रहा फूलों पर भी घोषित करो, फ्लोरिकल्चर भी उसके अधीन लाओ। किसान को इसी चीज में जान लगाए, उसके दाम की तो गारंटी दो। क्या भाई रोहित अग्रवाल? नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल 100% में सहमत हूं आपकी बात से। किसान बहुत भोला है, उसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती, उसको बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती। अमित पुरी जी ने तो बहुत बड़ी आसानी से बता दिया कि इन्होंने पता नहीं कब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने लागू भी करवा दी। अभी आपके चैनल के ऊपर मैं ख्याल लागू कराई होगी, मुझे लगा था अभी आप शायद इनको बताएंगे। अभी संसद के फाइनेंस बिल को पढ़ो। अमित भाई 1 मिनट प्लीज, देखिए आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, तो अमित भाई प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने झूठ बोल के किसान से वोट लिया कि आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा, और आपने दिया क्या उसको? वाटर कैनन, जो हम सब देख रहे हैं आज संविधान दिवस के दिन। आपने दिया क्या उसको? हथ गोले आंसू गैस, ये आप किसान को दे रहे हैं। आज सैकड़ों आंदोलन चल रहे हैं अमिताभ जी, हम आप डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा में बैठ चुके हैं। सैकड़ों आंदोलन अपनी मांग के लिए चल रहे हैं। किसान ने मांगा नहीं, आपने दे दिया। आपने कहा मैं किसान हितैषी हूं, मैं दे रहा हूं आपको, और आप किसान से उससे सारे हक छीन लेना चाहते हैं। आप उद्योगपतियों के हाथ बेच देना चाहते हैं किसान को। कुछ चीजें हम आपकी वकालत अच्छे ढंग से करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना, और पारदर्शी ढंग से बात आ जाएगी, ताकि आमजन भी समझ जाएगा। स्वामीनाथन मैंने नोट कर लिया दिमाग में,
उस पर मैं आपसे कहूंगा। पूरा विश्वास है भाई से जब हमें, पूछूंगा आपसे तो। पूरा विश्वास है। जब थोड़ा आप धैर्य चैनल पे रखिए, आते हैं तो थोड़ा ये धैर्य- लगता है कि आज कुछ सार्थक लेके जाएंगे। थोड़ी धैर्य रखिए। विवेक साइलस, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। इतनी ही बात रखते हैं, जो देने की नियत है वो उस पर भी सवाल नहीं उठाता, और विपक्ष से भी कहूंगा अभी कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। जो आपने कहा है हम उस पर भरोसा करते हैं, सब भारत के ही हैं, जो पक्ष है वो भी भारत का, विपक्ष भी भारत का, किसान भी भारत का, मैं भी भारत का, सब अपने हैं। वही चीज सरकारी राजाज्ञा में लिख दीजिए, ये रार कटे संकट टले, ठीक बात। जी बिल्कुल सहमत? अमिताभ जी देखिए, बात जो है सिर्फ भरोसे की तो है, और है ही क्या। आज हिंदुस्तान का किसान भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। आज टीवी में चल रहा था, कई किसान बोल रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने तो गंगा मैया की कसम भी खाई थी और 15 लाख देने का वादा भी किया था, क्या वो आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है अमिताभ जी कि हिंदुस्तान में पर्याप्त चीनी होने के बावजूद, पाकिस्तान से चीनी आई थी कि नहीं आई थी, जिसको शिवसेना ने रोक दिया था बंबई के पोर्ट पे। बिहार के किसान तो हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे मक्का को लेके, क्योंकि मक्के पे इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटा के 15% कर दी थी, सिर्फ उद्योगपतियों के चक्कर में। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है अमिताभ जी जो किसान का विनाश और उद्योगपतियों का विकास करना जानती है। और हिंदुस्तान का किसान भारतीय जनता पार्टी पे कतई विश्वास नहीं कर रहा है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हिलाल नकवी साहब, वही छोटा सा सवाल, मैं कह रहा हूं सारे राजनीतिक दल बहुत अच्छे हैं और सबकी बात का भरोसा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कागज लिखत पढ़त पे मांगे तो दे देना चाहिए। सरकार कहां अमरिंदर सिंह की हो, चाहे खट्टर जी की हो, और चाहे केंद्र की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, क्या दिक्कत है लिख के देने में? अमिताभ भाई, हमने यही सवाल उठाया था कि जब आप एक चीज का वादा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम करेंगे, तो क्यों नहीं लिख करके दे देते हैं? हमारा जो पहला वक्तव्य था, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया, हमारा सवाल ही यही था कि अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आप जो है इसको 2 करोड़ नौकरियों की तरह नहीं बनाना चाहते हैं, तो लिख करके दे दीजिए। अगर आपका मन के अंदर ही खोट है, आप एक मतलब फिर से भारत की जनता के साथ छल करना चाहते हैं, जैसे कई दफा आपने पहले किया। संसद में दिए गए बयान, संसद में 2 बयान दिए गए हैं। एनआरसी को लेकर के अमित शाह ने कोई बयान दिया और मोदी जी ने कोई बयान दिया है। एक ही संसद के अंदर दिए गए बयान है, एक होम मिनिस्टर और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको तो संसद की भी गरिमा नहीं है। आप जो है वो संसद के अंदर बगैर बिल पास किए हुए बिल पास करा देते हैं। अभी आप हमको स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर का सब्जेक्ट बता रहे थे। एग्रीकल्चर अपने आप, मैं अमित पुरी जी से टिप्पणी ले लूं, ठीक है हिलाल भाई, उसके ऊपर ये बिल नहीं लाया जा सकता था। हिलाल अमित पुरी साहब, आप तो इन बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरा देश जो है वो सेंटर का सब्जेक्ट और ये मंच भी इस बात पर सहमत है। ठीक है हिलाल भाई, ठीक, कोई रार नहीं, कोई टकराव नहीं। एमएसपी पर लिखित आश्वासन मिलना चाहिए भारत की सरकार का। इसमें काहे क्यों नाक लगाए बैठे हो भाई? दुनिया का कागज दिखा रहे हो लेकिन 4 लाइन लिख के नहीं देंगे, क्या समस्या है? जरे कहां का दस्तावेज ला रहे हो जवाहरलाल नेहरू के, मोरारजी देसाई के? अरे 2 लाइन टाइप कराओ, दस्तखत करो, मोहर मारो यार, बात खत्म करो। क्या समस्या है अमित पुरी जी? टाइपिस्ट नहीं है, कंप्यूटर खराब है, इंक नहीं है, नहीं है। 3 तारीख को कृषि मंत्री, आप कह लीजिए तब मैं कहता जी, मैंने कह दिया हो गया। अमिताभ जी मैं कहूं जी, अवसर है जी 3 तारीख को कृषि मंत्री जब बैठेंगे किसानों के प्रतिनिधियों के साथ, तो जो बात हम फाइनेंस बिल में केंद्रीय बजट में लेकर के आए, जो रोहित अग्रवाल जी ने शायद नहीं पढ़ी, अभी जाकर गूगल पे देखेंगे तो मिल जाएगी रात में आराम से, हमें उसको लिख के देने पे कोई आपत्ति नहीं है, डंके की चोट पे कह रहा हूं। और जहां तक फल सब्जी की बात आपने की, इन्हीं बिल के अंदर महाराष्ट्र के शेतकारी कामगारों के संगठन के जो एफपीओज बने थे, उसके लिए 16,000 टन जो खरीद इसकी अंगूर की गई, हम फल सब्जियों को इसके दायरे में ला रहे हैं और इसके लिए भंडारण की और बाकी सारी चीजों को करने पर इस बिल के अंदर प्रावधान है। हम सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन परेशानी बस एक लाइन की है और इसके लिए अनुमति चाहूंगा, क्योंकि बहुत तीर चले हैं। हर रोज वो जमाने को मुझ में एक नया ऐप बता देता है, हकीकत में खोजता हूं मैं
ये किस ऐप से वो ऐप निकाल के मुझे पुरी साहब पाकिस्तान से चीनी कैसे आ गई? वो कैसे बता देता है जरा? पाकिस्तान से चीनी मंगाते का वक्त हो चला है। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहे हैं पुरी साहब, आपको रोकते हुए। सर, संपादकीय टिप्पणी। दो बातें मैं अपने देश के किसानों से कहूंगा, बाकी तो राजनीतिक लोग हैं, सब प्रबुद्ध हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण अंश मालूम क्या है? मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा किसान बहुत भोला है। वो 90% किसान ने स्वामीनाथन, 90 के 99% किसान ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अंग्रेजी में रिपोर्ट हमारी समझ में नहीं आ रही, किसान क्या पढ़ेगा? एक फाइनेंस बिल तो मेरे ख्याल से 98% नेता नहीं पढ़ते, किसान को तो छोड़ ही दो। हम भी जब बजट कवर करते थे पार्लियामेंट में, करीब 25 साल कवर किया, 20 साल, कागज ले आते थे, रख देते थे, खोल के नहीं देखते थे, जनता की रुचि की खबर बना देते थे। खैर, स्वामीनाथन का खेल भी समझ लीजिए, सरकार इनकी हो चाहे उनकी हो, स्वामीनाथन से भारत के किसान का भला तभी हो सकता है। उन्होंने 3 फार्मूले बताए प्रस्ताव में, अपने रिपोर्ट में। उसमें जो सबसे प्रभावशाली फार्मूला है फसल की लागत निकालने का, वो भारत की कोई सरकार लागू नहीं करेगी, जिसमें किसान के पत्नी, बच्चा, किसान सबकी फिजिकल लेबर का भी मूल्यांकन किया गया है। उसके खेत की कॉमर्शियल वैल्यू निकाल के वो भी लागत में जोड़ी गई है। और एक बात बता दूं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कई बार मुझे भी थोड़ी पढ़े लिखों जैसी बात करनी पड़ती है गलती से, है। सुप्रीम कोर्ट में बीएम सिंह की याचिका थी। भारत सरकार के वकील साहिब ने कहा कि हुजूर, इस फार्मूले पर राजी होना संभव नहीं ना, और उसके बिना किसान के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, उसकी आय दूनी नहीं होगी। एक तो ये समझ लो भाई, इसलिए स्वामीनाथन चैप्टर खत्म करो आगे से। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें भी एक बात कह दूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मैं बाकी सबको मान लूंगा, लेकिन उसमें एक पेच अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। पुरी साहब, आप तो शेर समझते हो, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। एक उसमें बेप्रसंग डाला है, एक क्लॉज डाला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, विवाद होने की सूरत में। अब विवाद किससे होगा? ननकू वर्सेस नेस्ले है, रज्जाक वर्सेस पेप्सी इंटरनेशनल। उनकी तरफ से वकील आएंगे हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, और ये ले जाएंगे मटरूलाल को रिक्शे पर ढाल के। तो मटरूलाल को तो वैसे भगा देंगे लोग, ठीक, क्योंकि वो तो 10 रुपया ज्यादा दे नहीं सकता वकील को रिक्शे का। तो उसमें जिलाधिकारी की अदालत में मुकदमा चलेगा और जिलाधिकारी फैसला करेंगे। अब नेस्ले इंडिया और ननकू की लड़ाई में जिलाधिकारी ननकू के साथ खड़ा होगा, ये हम नहीं मान सकते। जो माने उनको मेरा प्रणाम। हमने सब देखे, सारे मौसम, इसलिए हम तो नहीं मान सकते, सरकार कोई हो। जो मान रहे उनकी अति आशावाद को मेरा दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। वो इसी मृग मरीचिका और दिवा स्वप्न में विचरते रहे। अरे उनका जीएम आ जाएगा तो मालूम क्या होगा? पुरी साहब, सच्ची बात कह दूं, कोई बुरा मत मानना, आप सब लोग सरकार में रहे हो, आगे भी रहोगे, बुरा मत मानना। वो इस जुगाड़ में लग जाएगा कलेक्टर कि मेरी साली है, उसको आप पेप्सी इंडिया में रखवा दो, कहीं है बाबू ही बनवा दो। ये लड़कवा है, बीबीए करके खाली लखेरा बन के घूम रहा, इसकी नौकरी लगवा दो, और जो बताओ सो अभी फैसला कर दे। ननकू क्या लिख जाने, ये लफड़ा हटा दो, ये लफड़ा हटाओ। किसान की ना हो जाए तो पेप्सी को खेत छोड़ के जाना पड़ेगा, ये लिख दो। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तैयार, मैं उसकी सहमति में लोगों को समझाऊंगा। इतना लिख दो, लंबी कहानी नहीं। अरे हम नौकरशाही के मिजाज नहीं जानते। विदेशी आ जाए तो देश भर की नौकरशाही खड़ी हो जाती है, और ननकू आ जाए तो सिपाही भी लठ में जाता है उसके। गलत कह रहा हूं? पुरी साहब, बड़ी कंपनियों के आला चेयरमैन स्तर, सीईओ स्तर के अधिकारियों को मैंने 25 साल
नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में आते जाते देखा, क्या बिछ जाते हैं लोग, बिछ जाते हैं उनके स्वागत में, बिछ जाते हैं क्या। और आप भी अपने साथ ननकू को ले जाके अंदर एंट्री करा दो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक, तब लड़ाई कैसे समान होगी। पेप्सी का जितना बजट है उतना तो दुनिया के कई मुल्कों का बजट नहीं, साझा कर लो, जोड़ लो, तो उससे कासगंज के रफीक आलम लड़ लेंगे और मुरादाबाद के गुड्डन भैया लड़ लेंगे। अमा ऐसा मत करो, दया रखो प्रभु, गरीब के बाल बच्चे भी पल ले दो, इसमें कोई समस्या नहीं है जी। आपको उनका हित करना दूसरे रास्ते हैं। हालांकि मैं तो उस मिजाज का आदमी नहीं। मुझे एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रमोद भाई इंटरव्यू करने का अवसर मिला, वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी की सरकार में। मैंने तो अपने दिल की बात के, अर्थशास्त्र का तो मैं ज्ञाता नहीं पूरी साहब, मैंने उनसे कहा कि साहब एक सुझाव है, सवाल तो नहीं, क्योंकि मैं विषय का जानकार नहीं। अब समय मिल गया तो आ गया इंटरव्यू करने। तब मैं आज अखबार में था, दिल्ली ब्यूरो देख रहा था। मैंने उनसे कहा चटनी, सॉस, अचार, मुरब्बा, टॉफी, बिस्कुट, ब्रेड ये बड़ी कंपनियां क्यों बनाती हैं, ये बंद क्यों नहीं करते आप। मैं तो उस मिजाज का आदमी हूं। टमाटर की चटनी कोई मल्टीनेशनल क्यों बना के हिंदुस्तान में बेच रही है। क्या आलोक वर्मा नहीं बनाना जानते टमाटर की चटनी? हमारी तो दादी बना लेती थी, अब तो हिंदुस्तान बहुत काबिल हो गया। अरे ये कौन नास पीटे है ऐसा जो टमाटर की चटनी नहीं बना पाता। उसके लिए भी नेस्ले, पेस्ले, टेस्ले बेचेंगे। और एक बात कहूं, जब ये बड़ी कंपनियां नहीं थी अमित भाई, विवेक साइलस और हिलाल नकवी दोषी आप सब हो, इसलिए अभी कुर्ता झाड़ सकते हो, लेकिन आप सब लोगों ने वो रास्ता दिखाया जिस पर बाकी के लोग दौड़ रहे हैं। बिस्कुट जब कंपनियां नहीं बनाती थी तो बिस्कुट नहीं था हिंदुस्तान में, नहीं खाई बिस्कुट। डबल रोटी नहीं खाई, तब उसको ब्रेड नहीं डबल रोटी बोलते थे। प्रमोद भाई ठीक कह रहा हूं ना? जब ब्रिटेनिया चिटेनिया कोई नहीं था तब भी हम भोरकाबाद में डबल रोटी खाते थे, तब भी खाते थे। जब इंटरनेशनल लोग साबुन नहीं बनाते थे तो हम और प्रमोद भाई जिस इलाके से हैं, हमारे मोहल्ले में एक साबुन की फैक्ट्री थी। साबुन का पानी भी ले आते थे, उससे कपड़े धुल जाते थे, और साबुन की भट्टी भी ले आते थे। तब साबुन नहीं था क्या? जब आप नरसिंह राव जी ने पूरा देश खोल दिया चटनी बनाने के लिए, विदेशी आ गए, बाद में वो चटनी के झमेले में चले गए। उनको अचार सूट नहीं किया प्रमोद भाई। मैंने मनमोहन सिंह जी से कहा था अचार चटनी चक्कर मत पड़ो। लखू भाई पाठक अचार वे बनाते थे, उन्हीं ने मुकदमा कर दिया उन पर, याद है ना? 30,000 कोर्ट में भारत के 30 दिन पहले के निवृत्त प्रधानमंत्री को स्टूल पर बैठना पड़ा एक मजिस्ट्रेट के सामने। मैं गवाह हूं। ऐसा अचार का झमेला हो गया। पुरी साहब समझ लो, 30 दिन पहले वो भारत के प्रधानमंत्री थे क्या? और हरकारा वो क्या बोला मालूम? लखू भाई पाठक बनाम पीवी नरसिंह राव हाजिर हो। कसम से झूठ नहीं कह रहा। समझ रहे ना आप? है? और राव साहब के जन्मदिन पर गलती से मैं भी किसी हिलाल भाई जैसे मित्र के साथ चला गया था, है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेटिंग में बैठे थे गुलदस्ता लेके। क्या वो किसके सामने स्टूल पर बैठे जाके? मुंसिफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, बात करो, सच्ची करो, खरी करो, ये गाल मत बजाओ। एक काम कर दे, एमएसपी को लिख के दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ये रट्टा हटाइए, जो गुप्त दरवाजा है कारपोरेट्स के लिए, इसको हटा दीजिए। बाकी ओके है, बाकी मैंने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि 1 साल में किसान का भाग्य बदल जाए, टॉफी, बिस्कुट, अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, इन पर रोक लगा दीजिए। कोई कंपनी इनको नहीं बनाएगी। ये केवल गृह उद्योग के दायरे में रहेंगे।
इनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकता कोई, करेगा तो जेल भेज दो। लोकल बने, लोकल बिके। ये फर्रुखाबाद में गली गली में नमकीन बनता था, ये पैकेट वालों ने उनका भी नाश पीट दिया। क्या जी। और एक आखिरी बात कहते जाता हूं, मैं तो अपने ढंग का आदमी हूं। पुरी साहब, कौन ऐसा आदमी है उत्तर प्रदेश में, हम लोग बचपन में उनको कचरिया बोलते थे, आलू की चिप्स को। प्रमोद भाई कचरिया बोलते थे ना, है? थाली भर के तल के आते थे, कहीं जाते थे बुकनू डाल के। ये क्या लेज वालों ने हमको चिप्स खाना सिखाया है क्या? तमाशा है मुल्क है। लेज नहीं था तो हम चिप्स नहीं जानते थे बनाना और खाना। ये रास्ता मत ले जाइए, ये 150 करोड़ के हिंदुस्तान के पेट भरने के लिए रास्ता ठीक नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कृषि कानून को लेकर सवाल और किसानों में उबाल देखने को मिल रहा है, क्या निकलेगा इसका समाधान, ये सवाल बना हुआ है। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।